देखिए न्यूटन की गति के नियम 401 नंबर क्वेश्चन पहला। गति का तीसरा नियम किसके और किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो वेग एक दिया हुआ है, दूसरा क्या होगा? तो किताब जो है उसके अनुसार क्या हो जाएगा? स्थिति। ठीक है, ऐसे तो हम दूसरा चीज़ बताएं बट यही याद रखिएगा, स्थिति। अगला देखिए 402 नंबर, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से। जड़त्व तो पहला से है, संवेग से है ना। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? गति का दूसरा नियम क्या होता है? क्या बताए थे? किसी भी वस्तु पे आरोपित जो बल होता है उस वस्तु में संवेग में परिवर्तन के दर का समानुपाती होता है। तो बल बराबर तो संवेग आ रहा है ना, संवेग में दर के परिवर्तन के समानुपाती होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी, संवेग। जड़त्व तो बोलते हैं तो जड़त्व तो पहला नियम है। 403 नंबर देखिए, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, हालांकि इसमें दो ये ऑप्शन गया है, किताब से दो को पढ़ देते हैं। 403 नंबर है ना। न्यूटन का गति का दूसरा नियम, पहला ऑप्शन है दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंध की व्याख्या करती है। दूसरा ऑप्शन है जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, दूसरा गति का नियम। तीसरा है बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। चौथा है ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। न्यूटन का दूसरा गति का नियम क्या बताता है? तो न्यूटन का दूसरा गति का नियम है F बराबर mv/t या m में, यहाँ पे हालांकि डेल भी होना चाहिए, यही बताता है ना न्यूटन का दूसरा गति का नियम। ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन है दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच की व्याख्या करता है। दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है, ये तो तीसरा नियम व्याख्या करता है ना। उसके बाद ऑप्शन क्या है? जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, ये भी गलत है, ये तो पहला नियम है। बल के प्रभावों को समझने में सहायक है, बिल्कुल है। F बराबर m में, यही तो बल के प्रभाव को बताएगा, है ना। बल का प्रभाव क्या है, कितना पड़ा, किस दिशा में पड़ रहा है, ये कौन बताएगा? दूसरा नियम ही बताता है। F बराबर m। C, इसमें तो C होगा, हालांकि उसमें नहीं है बट C होगा। एक है ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। तो देखिए पिछला क्लास में लगता है वर्क एनर्जी के बारे में बता रहे थे ना, ऊर्जा संरक्षण कब होता है? तो सिर्फ संरक्षित बल के लिए होता है, लागू होता है कि नहीं? ठीक है। अगला देखिए 404 नंबर, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन का कौन सा नियम के रूप में जाना जाता है? तो दूसरा गति का नियम। तो 404 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? A। 405 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम, ब्रैकेट में लिखा हुआ है लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? हिंदी इसका इतना टेढ़ा है ना कि कुछ कहने का नहीं, एक बार में समझ में आता है। ऐसा है ना कि इंग्लिश, जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन था उसका हिंदी कर दिया गूगल ट्रांसलेट से, इतना कड़ा है कि कुछ कहने का नहीं। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? आप लोग इतना कंफ्यूजन में कहाँ रहते हैं? कोई दूसरा, कोई तीसरा, दूसरा होगा। देखिए वापस लौट के आता है, क्यों? यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे गेंद को फेंकते हैं तो गेंद क्या करता है? दीवार को मारता है, तो दीवार गेंद को भी क्या करेगा? मारता है। तो ये तीसरा नियम होगा ना। अगर आपको हम गरिया रहे हैं तो आप आशीर्वाद दीजिएगा ना, होता है कि आशीर्वाद देने के और गरिया कौन सा नियम हो जाएगा? तीसरा नियम। ठीक है। अगला देखिए 406 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? बल एक ही निकाय पर लागू होता है। गलत बात है, बल तो दोनों पे लागू होता है। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है? नहीं, अलग अलग पे लगता है। तीसरा ऑप्शन क्या है? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये सही है। इसीलिए तो बोले थे कि क्रिया और प्रतिक्रिया कट नहीं पाता है, क्योंकि एक पर लगता नहीं है, अलग अलग पे लगता है ना। अगर उसको काटना है तो थ्योरी में क्या बताए थे कि दोनों को आपको एक निकाय मानना पड़ेगा। अरे ये जब थ्योरी बता रहे थे तो उसमें भी बताए थे क्रिया और प्रतिक्रिया आपस में एक दूसरे को काट सकता है कि नहीं, तो क्या बताए थे कि नहीं काट सकता है। ये तभी काट सकता है जब दोनों वस्तु को हम एक ही माने, नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी।
चौथा ऑप्शन को देखिए तो क्या लिखा हुआ, बल दूरी पर निर्भर है। अच्छा, बल दूरी पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? कौन सा बल का प्रकार है ना, बल का प्रकार तो बताइए कि कौन सा। जैसे देखिए गुरुत्वाकर्षण बल दूरी पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। F बराबर क्या होता है, G m1m2/r²। तो का बल है जो डिपेंड नहीं कर रहा दूरी पे, कुछ बल है जो करता है, कुछ बल नहीं करता है। बोलने समझ में आ रहा है ना? ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल देखिए इसमें तो कंफर्म कुछ करवे नहीं किया ना, सिंपली ऐसे ही बोला है कि बल दूरी पर निर्भर है, तो बात तो ये भी सही है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि न्यूटन का तीसरा गति का नियम कौन है ना। बल दूरी पर डिपेंड करता है कि ना करता है, तीसरा नियम से इसको क्या मतलब है कि कर रहा है कि ना कर रहा है। ऐसे हम बोले कि ये सेंटेंस ही सही है, जो लिखा हुआ है बल दूरी पर निर्भर है, ये निर्भर करता है। ये आपसे ऐसे जनरल वे में आपसे सेंटेंस पूछा जाए कि ये बताइए सही है कि गलत है, कि बल दूरी पर निर्भर करता है। गलत भी सही भी। हाँ, तो दोनों चीज़ है, गलत भी और क्या है, सही भी है। वो बल पे डिपेंड करता है, वो किस बल का बात कर रहे हैं। कुछ कुछ बल है जो डिपेंड करता है, कुछ कुछ नहीं करता है। अगला देखिए 407 नंबर, गति का प्रसिद्ध नियम ने दिया था। गति का प्रसिद्ध नियम, हाँ, गति का समीकरण गैलीलियो दिए थे, गति का जो नियम है वो कौन दिए, न्यूटन दिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। 408 नंबर देखिए, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? लागू विस्थापन, लागू बल, लागू स्थिति ऊर्जा, लागू दाब। लागू लागू बल, ऐसा ना होता पाँव लागू पैर लागू। पंडित जी को नहीं बोलते हैं ऐसे, पंडित यार, हाँ, पाँव लागू सरकार, गोड़ लगी सरकार। ये तो ऐंठ के बोल देते हैं, देखिए गोड़ लगा सरकार, ऐसे ही बोल देते हैं। ठीक है। 409 नंबर देखिए, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। पहला, प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इस अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। ये तो पहला नियम है। दूसरा ऑप्शन को देखिए, जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होता है। गतिमान तो होता है, जरूरी थोड़ी कि सब एक के समान से चलेगा। ट्रक के ढकेलेंगे, साइकिल के ढकेलेंगे, दोनों सेम रहेगा। साइकिल वो ढकला हो सकता है, ट्रक पर ढकला के हो सकता है हिलबो ना करे। तो इसलिए ऑप्शन ये क्या है, गलत है। सी देखिए, वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी नहीं, समानुपाती होता है, बदल थोड़ी जाएगी। अगला ऑप्शन देखिए, विकी को बचे रहा है, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। बिल्कुल सही है, क्या ही वाला है ये। एफ जो होता है प्रोपोर्शन होता है डेल पी बटा डेल टी का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। 410 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, गलत वाला नहीं। देखिए इसको बनाने का तरीका बताते हैं कि जो भी वहाँ पे क्वेश्चन रहेगा ना, जैसे पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है, तो यहाँ पे सत्य असत्य जो भी है लिखते चल रही है। गलत बोल रहा है ना, तो गलत सही जो भी है लिखते चल रहे, उसके बाद ढूंढिए कि गलत कौन है, क्योंकि ये गलत पूछ रहा, आप सही खोज दीजिएगा। ऐसा होता है कि नहीं एग्जामिनेशन में, तो और होता है। अब पढ़ लिए हैं कि गलत है, लेकिन माथा में कुछ चलते रहता है, सही कौन है पहले ही मिलेगा, पहले ही टिक करके आइएगा। तो क्या खोजना है, गलत खोजना है। देखिए पहला, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। थोड़ा सा सोच के देखिए, सही गलत है। जब एक बस अचानक रुकती है, जब रुकती है तो पीछे थोड़ी फेंकाता है, आगे फेंकाता है ना। तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, गलत है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा अपने लिए सही। नहीं, फिर भी आगे पढ़ देते हैं। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है, सही है, सही बात ना है। मैं तो कभी करके देखिए, इसे तो प्रैक्टिकल चीज़। हाँ, सी ऑप्शन देखिए, जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय तक घूमता रहता है। बिल्कुल सही है। पंखा का जैसे होता है ना कि बंद करके स्टैचू बोलिए, थोड़ी ना मानेगा आदमी, मानेगा थोड़ी मानेगा आदमी भी नहीं मानेगा। आदमी भी दौड़ते रहिए, बोलिए स्टैचू, रुक जाएगा, नाक मुँह से बैन हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर एक झटका लगता है। ये भी सही बात है। तो अपने से तो गलत बात पूछा था। ए और डी। नहीं, ए और डी, डी तो सही है।
और ए क्या है, गलत है, तो गलत ही पूछा था, इसलिए अपना सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। 411 नंबर देखिए, 1 kg गुना 1 मीटर प्रति 1 न्यूटन कहा जाता है। इसको देखिए गुना भी करेंगे तो कितना होगा, 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं, अरे ये फोटो को क्या बोलते हैं, एम ए सर, एम ए, न्यूटन। न्यूटन। हाँ, तो ये किसके बराबर हो गया, न्यूटन के। हम मॉस से बोले सर, मॉस से या त्वरण से जोड़ के एम ए। ठीक है, तो 411 नंबर का कौन हो जाएगा, ए। 412 नंबर देखिए, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था, 1686-87 लिखवाया हुआ भी था, थ्योरी में नहीं लिखवाए थे, 1686-87 में हुआ था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। ऐसे हालांकि हमको ये सब याद रहता नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। 412 नंबर, तो उसमें आंसर थोड़ी है डी 1687। हाँ, जो PDF है भेज थे थ्योरी वाला, उसमें देखिए सबसे शुरू में मिल जाएगा वो। अब रहने दीजिए, बाद में खुलते रहिएगा। अगला देखिए ऑप्शन क्वेश्चन 413 नंबर, तेज गति से आने वाली गेंद क्रिकेट, उल्टा पुल्टा पढ़ा जाते हैं, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है, अच्छा लगता होगा नहीं। पहला ऑप्शन क्या है, क्योंकि वह घबरा गया है, घबरा जाता है अचानक कैच उछाता है तो घबरा जाता है, कुछ ही हो गया। अगला ऑप्शन है क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है। गेंद को लक्ष्य बनाने मतलब क्या समझ रहे हैं, किसी को मारना है तो गेंद थोड़ी ना लक्ष्य बनाएगा। सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। सही बात है, जब खींचता है तो टाइम क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, टाइम ज़्यादा होने की वजह से बल क्या होता है, कम हो जाता है। अगला ऑप्शन क्या है, क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। अच्छा बात तो है, लेकिन फिजिक्स के अनुसार अच्छा बात नहीं है। हाँ जी, सही तो है, सतर्क हो जाता है। हाँ, लेकिन फिजिक्स मानता ना है। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। 414 नंबर देखिए, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गति ऊर्जा क्या होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है। गोली की गति ऊर्जा से अधिक, गोली की गति ऊर्जा से कम, गोली की गति ऊर्जा के बराबर, शून्य। गोली की गति ऊर्जा से कम, कौन सा ऑप्शन है, डी, बी। काहे, हाँ वही हम पूछे, काहे, द्रव्यमान ज़्यादा है। देखिए क्या बोला था, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा और संवेग में ये संबंध होता है, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, P²/2m। जो भी अब ये बोले हैं कि गतिज ऊर्जा क्या उसको बोलते हैं, कम जाएगा द्रव्यमान बढ़ने के कारण, क्योंकि जो बंदूक होता है गोली की तुलना में उसका द्रव्यमान क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसलिए K क्या होगा, घट जाएगा। P का क्या होगा, P को भगा दीजिएगा। जैसे आप ये बोल रहे हैं कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो बढ़ेगा, सही बात है। ये चुपचाप देखेगा जी, ये भी बोलेगा कि हम कुछ पॉप किए थे, हमारा कुछ गिर ही नहीं रहा है, हम तो हैं, बढ़ेगा। पता है क्या हुआ ये है कि आप लोग आंसर हमको लगता है सही दिए, फिर भी आप लोग को कन्फ्यूज याद दिए हैं। तो वही बोल रहे हैं कि हम आप लोग को कन्फ्यूज याद दिए हैं, बार बार आप लोग को बोलते हैं ना कन्फ्यूज आते हैं, कन्फ्यूज या भी जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये नहीं है जैसे ना होता है भ्रम में डालते हैं, भ्रम में आप चल भी जाते हैं। थोड़ा सा चीज़ समझिए, गोली बंदूक वाला सिस्टम में P तो संरक्षित ना रहेगा। गोली बंदूक जब चलता है तो संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। जब संवेग संरक्षित रहेगा तो ये तो कांस्टेंट हो गया, जितना पहले था बाद में भी वही रहेगा।
पहले अगर 5 वैल्यू का था बाद में कितना रहेगा 5, पहले अगर 7 था तो बाद में कितना रहेगा 7, पहले अगर -10 तो बाद में कितना रहेगा -10। तो ये भी बेचारा क्या है, फालतू ये है हम लोग के लिए। जैसे भी क्या बोले थे कि ये भी हम लोग को बोलेगा ना कि हमारा काहे नहीं गिन रहा है, तो भाई साहब काहे गिने तुमको, तू भी तो कॉन्स्टेंट है। जैसे ये कॉन्स्टेंट है तो ये भी तो कॉन्स्टेंट ही हो गया, इसलिए इसको नहीं गिन रहा है। तो क्या हो जाएगा k प्रोपोर्शनल टू 1/m, मतलब दुनिया में बस यही दोनों है, वो दोनों खाली देखे आया है। तब सही हो गया। मास बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, घटेगा, और अगर मास घट गया तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। तो बंदूक के बारे में पूछा था ना, बंदूक का तो द्रव्यमान ज़्यादा होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा उसका क्या होगा, कम जाएगा। तो गोली से उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी। आप लोग सही है बोले थे। 415 नंबर देखिए। हाँ। आदमी का चलना हो, गोली बंदूक हो, तीर कमान छोड़ना हो, टक्कर मारना हो, सब में समय क्या होता है, संरक्षित रहता है। अगला देखिए 415 नंबर, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है बल। किस्मत बहुत अच्छा था कि शिफ्ट 1 वाला क्वेश्चन पूछा है, नहीं शिफ्ट 1 में है। बहुत भाग्यर होगा सवाल जो भी दिया होगा। 416 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। रॉकेट लॉन्च करना सही है, रॉकेट का लॉन्च होना तीसरे गति के नियम पर तो आधारित ही है। फिर भी पढ़ देते हैं अगला ऑप्शन बी। बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। अचानक चलने पर पीछे की ओर झटका लगता है, सही है तो है। देखिए सेंटेंस सही है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है उसके अनुसार ये क्या है, गलत है। सेंटेंस सही है और ये जो सेंटेंस है वो पहला नियम की व्याख्या करता है। किसका व्याख्या करता है, पहला का। लेकिन अपने से क्या पूछा है, तीसरा का। अगला ऑप्शन देखिए, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है, सही है, लेकिन प्रथम नियम को व्याख्या कर रहा। किसको व्याख्या कर रहा, प्रथम को। डी देखिए, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। ये दूसरा नियम को बता रहा है, सही तो है, लेकिन किसको बता रहा है, दूसरा को। अपने से क्या पूछा था, तीसरा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। अगला देखिए 417 नंबर, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब रॉकेट लॉन्च करना तीसरा नियम है। हाँ जी, रॉकेट फेंकता है ना गैस किधर, नीचे की ओर, तो गैस पर ढकेलता है उसको किधर, ऊपर की ओर। भूल कहे जाते हैं। इसमें और भी बताए थे, बैलून इसे को देखिए एक बार फुला दीजिए फिर छोड़िए उसको। बैलून को फुला के क्या किए, छोड़िए, हवा उससे निकलता है, बैलून किधर फुरा के जाता है आगे। ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, देखिए इसीलिए इसमें थ्योरी नहीं बता रहे हैं। ऐसे मन था कि पहले थोड़ा सा थ्योरी बता दें, मुझे लगता है कुछ ही थ्योरी बता दें, सब तो बताइए दिए। कहाँ तक थे पहुँचे जी, 417। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को बताता है, तीसरा। एक आगे दूसरा पीछे, तो तीसरा नियम। देखिए कंफ्यूजन में डालने के लिए दूसरा ऑप्शन को, गति का पहला और दूसरा नियम। तो खैर पहला दूसरा तो होगा, कोई चांस नहीं है। हमको लगा था कि एगो तीसरा होगा, पहला और तीसरा, तो थोड़ा कंफ्यूजन में ना चला जाता कि कहीं दोनों को तो ना था। अगला देखिए 418 नंबर, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। कल उल्टा पुल्टा करके ये वो अकेले रहता है, कभी क्वेश्चन को आंसर बना देता है, कभी आंसर को क्वेश्चन बना देता है। शिफ्ट व सेम था, हाँ। तो इसमें जब नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं ना भाई, तो इस समय सेम ही सेम रह जाता होगा ना। किसी किसी का सुनते हैं 2-4 नंबर आगे, किसी का 10-20 नंबर आगे भाग जाता है। तो ज़्यादा टफनेस और इजी में ज़्यादा भागता होगा, तो नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा आगे पीछे हो जाता होगा। और दोनों क्वेश्चन में तो बराबर नहीं था, तो वो के रह जाता होगा। अब ऐसा लिए में कुछ, हाँ आगे भागेगा, और थर्ड वाला को पीछे भागेगा, उसका क्वेश्चन में हल्का हल्का रहता है। 418 खत्म हो गया ना। 420 देखिए, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है। हमको लगा ना कि ये पूछा है कि ये विचार न्यूटन को कब आया था। कौन सा ऑप्शन होगा, ए। क्या है, गति का तीसरा नियम।
ठीक है। 420 नंबर देखिए, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? प्रथम। अगला देखिए 421 नंबर, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव किधर जाएगी? नाव तट से दूर चली जाएगी, स्थिर रहेगी, तट की ओर चलेगी, डूब जाएगी? दूर जाएगी, और चलेगी। चलिए अच्छा बात है, लड़ाई झगड़ा होना चाहिए था, सब सहमत हो जाएगा तो फिर कैसे पता चला कि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, ठीक है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव किधर चलेगी? चलिए कौन क्वेश्चन है भाई, अपने बोल रहा है कि नाव तट की ओर चलती है, फिर पूछता है कि नाव किधर चल रही है, तो तट की ओर ही चलेगी और क्या? हाँ, आदमी देता तब नहीं, खुदे बोल रहा है कि यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव भी तट की ओर चलेगी, वही तो पूछे रहा। फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन 421 नंबर का ए है, 421 का ए है, नाव तट से दूर चली जाएगी। देखिए उल्टा हो रहा है, व्यक्ति होगा वहाँ पे। थोड़ा सा चीज़ समझिए, ये जेई में आया हुआ है, नहीं RRB जेई। 421 नंबर एक बार फिर से पढ़ते हैं, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, ठीक है, आगे है यदि वह नाव तट की ओर चलता है। देखिए ये जो नाव लिखा हुआ ना ये गलत है, यदि वह तट की ओर चलता है ऐसा लिखना चाहिए था, तो नाव किधर चलेगी? इसे देखिए, मान लेते हैं कि ये जो पटरी जो भी है ये नाव है, ठीक है, ये नाव है, अभी हम खड़ा हैं, पहला सेंटेंस यही बोलता है, यदि व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, ठीक है, खड़ा है। अब उसके बाद क्या बोला है? यदि वह नाव तट की ओर चलता है। देखिए नाव को अभी हम हटा रहे हैं तो क्या बचेगा? यदि वह तट की ओर चलता है। जैसे देखिए मान लेते हैं कि तट उधर है, हम इधर चल रहे हैं, ठीक है, तो ये नाव किधर जाएगी? पीछे जाएगा ना, हाँ, तट से दूर। तब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ये है कि यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तब फिर हो जाएगा तट की ओर ही चलेगी। अरे भाई साहब नाव दिल्ली है, फिर पूछ रहा है कि नाव किधर चलेगी? हाँ, हम ऐसा समझिए ना कि ऐसा क्वेश्चन है, 3 + 2 5 हम दे दिए, फिर पूछ रहे हैं कि 3 + 2 कितना होता है? वैसा 5 होता है। वही ना है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट की ओर ही चलेगी, और क्या? उल्टा देगा तो ना उल्टा चलेगा। नावे दिया हुआ भी है और नाव के बारे में पूछ रहा है, कोची हम कहें। चाहे मिसप्रिंट हो गया होगा छापे में, वो भी नहीं होता है। हो ही जाता है, तो अगर गलत रहेगा तो पूरा दुनिया का गलत रहेगा ना, सिर्फ आपका गलत थोड़ी जाएगा। 422 नंबर देखिए, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। तीसरा, नहीं, बंदूक बुलेट पे आगे बल लगाता है, बुलेट बंदूक पे पीछे बल लगाता है, तीसरा नहीं है ना। अदला बदली, यह बदला बदली नहीं। अच्छा, अदला बदली बदला बदली दोनों सेम है कि अलग अलग चीज़ है? अदला बदली बदला बदली, पता नहीं, कभी बाद में सोचेगा सेम है कि नहीं। ये सब हिंदी वाला टीचर तो बताइए देंगे जी। नहीं, अदला बदली और बदला बदली दोनों सेम थिंग है कि अलग अलग चीज़? जो भी चीज़ कलमा थका पा रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 423, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों पर लागू होता है? पहला ऑप्शन है, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, सही तो है। अगला, एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब स्थिर बस अचानक चलती है, ये तो पहला नियम को बता रहा है, पहला बता रहा है। उसके बाद है, जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है। कभी आप लोग देखें ऐसा? ठीक है
अनुभव किए हैं तो बहुत अच्छा होता है, ना किए तो घर में जाके करिएगा। चोट लगता है कि ना। किस नियम को बताता है? तो ये दूसरा नियम को बताता है। किसको बताता है? दूसरा नियम को ये बता रहा है। अगला ऑप्शन है डी, तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। ये भी दूसरा नियम है। अपने से क्या पूछा था? तीसरा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए। 424 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? लगता है पिछले क्वेश्चन में है जी। रॉकेट लॉन्च करना रहे थे ना, ठीक है। 424 का कौन था? डी। 425 नंबर देखिए, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? बल की परिभाषा पहला नियम बताता है, दूसरा नियम तो बल का सूत्र बताता है, फार्मूला, और तीसरा के बारे में क्या बताते हैं? प्रकृति। नहीं, पहला नियम बल का परिभाषा बताता है, दूसरा नियम बल का फार्मूला बताता है या व्यंजक बताता है, तीसरा है जो बल का नेचर बताता है, किस नेचर का है। और भी क्या बोले थे तीसरा नियम में कि अगर हम दबा रहे हैं तो वो भी दबाएगा, हम ढकेल रहे हैं तो वो भी क्या करेगा? ढकेलेगा। ऐसा क्रिया प्रतिक्रिया में नहीं होगा कि हम ढकेल रहे वो दब रहा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम दबा रहे हैं तो वो भी क्या करेगा? दबेबे करेगा। अगर हम खींच रहे हैं तो वो भी क्या करेगा? खींचेगा। तब न्यूटन का तीसरा गति का नियम होता है। ऐसा हो जाएगा कि हम खींच रहे हैं वो भी और वो क्या कर रहा है? ढकेल रहा है, तो ये न्यूटन का तीसरा गति का नियम नहीं हो सकता। ठीक है, सेम ही होना चाहिए। 426 नंबर देखिए, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात n के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान होना चाहिए, गर्मी छोड़ा दिया होगा जिसमें भी आया होगा, शिफ्ट 2 में आ बोले ना। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है जी। इसमें ऐसा देखता है ना, कोई क्वेश्चन देखता है मतलब कुछ झंडा टाइप का रहता है, कोई एकदम दिमाग के दही करके रख देता है। तो ये भी वही है, कुछ आते पता नहीं चलता कि है कुछ ही पता चल रहा है। किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात n के समानुपाती होता है। तो पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा? ये ना बोल रहा है रॉकेट का त्वरण और कुछ है निर्वासित वेग के nth घात के समानुपाती है। ये है वेग है, इसका nth घात है, इसका समानुपाती है। तो पूछ रहा है कि ये कितना होगा? रॉकेट का त्वरण, ये रॉकेट का त्वरण है, ये ए है जो रॉकेट का है और बी है जो गैस का है। मस्त है। एफ बराबर मस्त भी है, ज़बरदस्त भी है। एफ बराबर एम में जब लगाते हैं ना, तो इसमें एम और ए दोनों सेम का रहता है। जिस वस्तु का मास रहता है उसी का द्रव्यमान भी रहता है। द्रव्यमान बोल रहे हैं, मास द्रव्यमान तो एक हो गया ना। जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है उसी वस्तु का त्वरण होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान हो उसी पे क्या होता है? बल लगता है। यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज़ है। ए है जो बोल रहा है कि रॉकेट का है और बी है जो बोल रहा है वो गैस का है। हम आप लोग कन्फ्यूजन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पे लग सकता है कि नहीं? गलती से भी सब पॉप नहीं करना, क्योंकि ये एक ही बॉडी के लिए लागू होता है और यहाँ पे तो खुद ही बोल रहा है कि अलग अलग चीज़ अलग अलग के लिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो न्यूटन का तीसरा गति का नियम याद कीजिए, कर सकते हैं ना। एफ रॉकेट और बराबर क्या हो जाएगा? एफ गैस। न्यूटन का तीसरा गति का नियम यही तो है। दोनों का बल आपस में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। ठीक है। रॉकेट पे जो बल लगेगा मान लेते हैं कि एम में, और जो गैस पे बल लगेगा उसका फॉर्मूला ऐसा होता है v इंटू डी एम अपॉन डी टी। भी जो होता है वो नियत होता है और डी एम अपॉन डी टी जो होता है वो बदलने वाला होता है, क्योंकि मास घटते चल रहा है ना। जैसे ही रॉकेट से गैस रिलीज होते चल जाएगा तो रॉकेट का जो भी गैस होगा वो क्या होगा? घटते चल जाता है। तो इसीलिए इसके लिए फार्मूला क्या बनता है? इसके लिए एफ बराबर एम में नहीं होता है गैस के लिए क्या होता है? भी इंटू डी एम अपॉन डी टी। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? माइनस भी इंटू डी एम अपॉन डी टी। ये सब देखिए नीट फिट ये जो जेई के सिलेबस रहता है ना, वो सब में ये सब चीज़ पढ़ने के लिए रहता है। पता नहीं आप लोगों को ये सब चीज़ देता समझ में आता है। अब क्वेश्चन के अनुसार ध्यान दीजिए। क्वेश्चन के अनुसार अपने को किस पे ध्यान देना है? तो एक्सेलरेशन पे और
वेलोसिटी पे। तो इधर एक्सेलरेशन है और इधर वेलोसिटी है। इसके अलावा जो भी कुछ आपको दुनिया में दिख रहा है सब कांस्टेंट है, सब क्या है, कांस्टेंट है। और इसे भी देखिए रॉकेट का मास तो कांस्टेंट रहेगा, जो भी रहेगा, गैस में घटते चल रहेगा। तो देखिए ए प्रोपोर्शनल टू माइनस भी, क्वेश्चन नहीं ना बोल रहा है। तो वही हम बोले। देखिए और ये बहुत बार हम बोल चुके हैं आप लोग को कि वेरिएबल क्वांटिटी सिर्फ दो ही होता है, उसके अलावा जो भी कुछ है सब कुछ क्या होता है, कांस्टेंट। और एक और भी बोले कि अपने से वगैरह बनना भी नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया है उसी के अनुसार अपने को काम करना होता है, बोले कि नहीं। और ये कई एक बार बोले हैं कि भले ही आप सही चीज़ जान रहे हो लेकिन क्वेश्चन में अगर कुछ अलग चीज़ दे दिया तो आपको मानना पड़ेगा कि वही चीज़ सही है। जैसे देखिए जी का वैल्यू आपको पता है कि 9.8 होता है ना। तो अगर क्वेश्चन में बोल दे कि अब जी का वैल्यू 2.6 लेना है, ठीक है, तो अपने मन से लूर नहीं बनना है कि जी का वैल्यू तो 9.8 सेट करेंगे। वो तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि जी का वैल्यू आपको इतना लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी से काम निकालना पड़ेगा, काम चलाना पड़ेगा। बोल रहे हैं जो क्लियर है, ठीक है। क्योंकि अपने से वो क्या पूछा है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इसके बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहा है, तो इसको कांस्टेंट मानते हैं और इसको भी क्या मानते हैं, कांस्टेंट है। तो डायरेक्टली हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस भी। अगर कुछ नहीं है मतलब क्या होगा, एक, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। यही आंसर है। बहुत मस्त है कि नहीं। किस्मत से जो ना होता है राम भरोसे, वही सही गया होगा तो सही हो गया होगा। कॉन्सेप्ट से हमको ना लगता किसी से बना होगा ग्रुप डी में। हाँ, वो भी इंजीनियरिंग ये सब के लड़का ने कर दिया होगा तो बहुत अलग है। इलाका धुआं धुआं कर देता नहीं। सोच के तो देखिए क्या बोले, वो इलाका धुआं धुआं कर देता है, बाकी इलाका अंधेरा में चला जाता नहीं चला जाता है और कोई दिख भी नहीं करता, सब निपट गया। अभी तो कम है, देखिए धीरे धीरे और बढ़ेगा। जो एक नॉर्मल लड़का है ना, स्टूडेंट, जो कि ऐसे ही पहला दूसरा क्लासेस जाते जा रहा है, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, झूठ बोल रहे थे, 12वां 13वां, जो नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है ना, उसके लिए नौकरी बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अब ये 2-4 साल में लेना लीजिए ना तो फिर निपट जाइएगा। हाँ, जैसे जैसे इंजीनियरिंग वाला घुसेगा ना, जिस भी सेक्शन में घुसेगा तो हल्का मचा देगा। देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल यूपीएससी सबको देखिए, पहले आईआईटी से वाला देता था, जब से देना स्टार्ट किया है नॉर्मल का लड़का जो ऐसे ही है, जैसे ही डिग्री लेके पढ़ रहा है, सबके अधिकतर ख़त्म कर दिया। नहीं कर दिया अधिकतर तो आधा, ऐसा समझिए कि हमको लगभग लगता है 50% इंजीनियरिंग है जो अभी यूपी से निकालता, तो 50% तो काट दिया ना। जैसे जैसे वही बोल रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, बहुत मुश्किल है कि जो जनरल लड़का है ऐसे ही है वो नौकरी ले पाएगा, बहुत मुश्किल बात है। चाहे वो प्राइवेट कॉलेज चाहे काहे इंजीनियरिंग की करे, आप लोग से तो ज़्यादा ही पढ़ा रहता है ना। वो आप लोग कुछ ही पढ़े, खाली बॉडी बेस्ड पढ़े ना जी, बोर्ड में रहवे कुछ ही करता है। यही सब देखिए बोर्ड में था, रॉकेट लॉन्चिंग जो कुछ नहीं, खाली उदाहरण रहता है। रॉकेट का चलना किसका उदाहरण है, ये सब थोड़ी था जब पढ़ रहे थे 11 में, बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं थे। सोचिए, अब सोच के देखिए, जब एक क्वेश्चन से डिसाइड करना हो तो वो बनाइए देगा, आपसे बनेगा नहीं। राम भरोसे कर लग गया तो बहुत अच्छा बात है। राम भी कब तक आप पे भरोसा करेंगे, ये भी तो बात है। कहाँ तक पहुँचे जी, 26। खोलिए 23 को, एक खिड़की खोलिए ना, थोड़ा बहुत और लाइट बढ़ेगा। उधर थोड़ी आज गर्मी बहुत कम है कल के तुलना में, कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी था। अगला देखिए 407 नंबर, एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, बड़ी कन्फ्यूजन पैदा करे वाला रहता है। तो ये बोल रहे क्वेश्चन आसान रहता है लेकिन कन्फ्यूजन उत्पन्न कर देता है। एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है। तो सीधा सीधी क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल रहा है कि न्यूटन के तीसरा गति के नियम का उदाहरण है ये। हम आपको ढकेलें 50 न्यूटन से, तो आप कितने से ढकेलिएगा, 50 कि ढकला जाइएगा, बोलेगा ना और ढकेलिए अच्छा से।
ऐसा नहीं ना होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। अगर ए आदमी बी को ढकेला है 50 न्यूटन से, तो बी भी ए को कितना से ढकेला होगा? यही तो न्यूटन का तीसरा गति का नियम है। वजन सर, वजन में तो वही यही तो शुरू में बोले थे, कन्फ्यूजन के लिए दिया। जैसे देखिए, अगर हम धरती को दबा रहे हैं 5 न्यूटन से, तो धरती हमको दबा रहे हैं ऊपर कितना से? 5 न्यूटन से। जबकि देखिए धरती कितना विशाल है। हाँ, तो न्यूटन यही तो बोले थे, बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है। अगर हम लगा रहे हैं तो भी लगा भी करेगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। जैसे देखिए डंडा उंडा से अगर पिटाई होता है तो वो क्या लगता है कि डंडा को चोट ना लगता है, उसको भी लगवे करता है। लेकिन वो लिविंग है ना कि वो अपना दर्द बता सके। जैसे हम लोग दर्द बता देते हैं ना कि जिंदा हैं तो बता देंगे बहुत चोट लगा, वो किसको बतावेगा बेचारा? पढ़ने समझ में आ रहा है ना? ठीक है। 427 28 नंबर देखिए, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। जो न्यूटन का नियम है किसके लिए वो अच्छा सिद्ध नहीं होता? तीनों नियम कहाँ पे फेल हो जाता है? पहला ऑप्शन विश्रांति पर। विश्रांति मतलब रुका हुआ। विश्रांत मतलब तो रुका हुआ ही होना चाहिए। विश्राम मतलब आराम होता हो, पता नहीं। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए, धीमे चलने पर। धीमे चले चाहे रुकल चले चाहे तेज चले, न्यूटन का गति का नियम लागू होगा। सी है, उच्च वेग के साथ चलने पर लागू होता ही है। लास्ट ऑप्शन देखिए, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। ये गलत है। अगर प्रकाश के टक्कर के स्पीड से चलना स्टार्ट कर दे, तब आइंस्टीन बताया था कि मास कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, मास किस में कन्वर्ट करता है? एनर्जी में। अगर मास कन्वर्ट कर गया तो फिर न्यूटन का नियम फेल हो जाएगा ना। न्यूटन क्या बोले थे? पहला गति का नियम उनका क्या था कि जो वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। अब सोच के देखिए, कोई आदमी चल रहा है उतना की रफ्तार से, तो उसका मास घटते चल रहा है, तो उसका तो जड़त्व बदलते चल रहा है। अरे मास घटते जा रहा है तो जड़त्व क्या हो रहा है? घटते चल रहा है ना। हालांकि जितना गति में आएगा तो मास घटेगा नहीं, बल्कि मास बढ़ता है। मास क्या होता है? बढ़ता है। वो सब बात वाला कहानी। कहाँ तक थे? 428। तो 428 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, प्रकाश का टक्कर बल में फेल हो जाता है। अगला देखिए 429 नंबर, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है। ऐसे सेंटेंस लिखना है, समझ में आता है? ऐसा लगता है राइमिंग बैठा हुआ गाना गावे के। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है। ऐसा है ना सिंपल कि रॉकेट पे जो भी बल लगता है गैस लगाता है। रॉकेट पे कौन बल लगाता है? गैस लगाता है। तो प्रणोद का मान बताइए जब गुरुत्वाकर्षण बल ना हो। तो पहला ऑप्शन है, स्रावित गैस की दर अस्थिर होने पर अस्थिर होता है। स्रावित गैस वही जो गैस ढकेल रहा था, उसी को बोला है स्रावित गैस। अगला ऑप्शन है, लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है। लघु रेंज, अच्छा, छोटा रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है। अगला ऑप्शन है स्थिर नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन है स्थिर होता है। उससे भी पहले एक चीज़ समझिए, अगर देखिए फिजिक्स में अक्सर ये चीज़ बोले भी हैं कि जो चीज़ पूछ रहा है ना उसका आप उल्टा सोच के देखिए, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है? आकर्षण बल अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? आप सोचिए कि आकर्षण बल रहेगा तो क्या होगा? तो आकर्षण बल रहेगा तो क्या होगा? ठीक है, आकर्षण तो करवे करेगा। उसका जो वेग है या जो बल है वो बढ़ते चल रहा है, घटते चल रहा है? घटते चल रहा है, क्योंकि नीचे खींच रहा है ना, पृथ्वी किधर खींच रहा है? नीचे खींच रहा है, तो बल क्या होगा? घटते चल रहा है। अगर गुरुत्वाकर्षण ना रहेगा तो क्या होगा? स्थिर रहेगा। हाँ, जितना ज़्यादा तो उतना से चलते चलता। जैसे देखिए इसी को फेंके हैं 5 के स्पीड से, तब रियल लाइफ में अपने को पता है कि इसका स्पीड धीरे धीरे क्या होता है? कमते चल जाता है। फिर क्या होता है? 0 होता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है तो क्या होता है? बढ़ते चल जाता है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब हम बोल रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण को हम हटा देते हैं। अब बोलिए, अब 5 से फेंकेंगे तो क्या होगा? कितना से? 5 से न जाएगा, 5 से न जाएगा वो। अच्छा, 5 से फेंकें तो कितना से जाएगा? 5 से, वैसे ही निकल जाएगा।
देखते रहते हैं क्या आवेगा आवेगा। मतलब ये सब हाइपोथेटिकल चीज़ है। बोले समझ में आया कैसा रहेगा अस्थिर। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, नहीं था थियोरेटिकल ही है लेकिन अच्छा। 430 नंबर देखिए, अस्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है जड़त्व। अपने जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहता है कौन कहता है? जड़त्व। जड़त्व भी तो बोलता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। 431 नंबर देखिए, एक ऊंची छलांग लगाने वाला एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि किसका जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करेगा? गति। ये थ्योरी में भी बताया है। लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, आदमी कहाँ लेके दौड़ता है? जैसे जिस समय फानता है, ऊपर फाने या क्या बोलते हैं लॉन्ग जंप ले, उसको गति में आना होता है। एक है कि विराम से डायरेक्ट गति में आएगा और दूसरा है कि गति से ही आएगा गति में जाएगा। तो वो ज़्यादा बेहतर है ना, गति से भी रहेगा, गति में ही चलते चल जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम मिल जाता है तो चलते चल जाता है। और इसमें क्या है, अचानक से चेंज करते हैं। अभी तो रेस्ट में हैं, अचानक से उछलते हैं तो अचानक से चेंज होता नहीं है। बहुत बार आप लोग को बताया, जड़त्व को बदलने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, अचानक से होगा नहीं करता। बेकार में इतना टाइम खराब कर दिए। 431 का कौन था? बी। बी था डी? नहीं, डी है, डी। ठीक है, डी होगा। 432 नंबर देखिए, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? जड़त्व के कारण। जड़ता, तो जड़ता होगा चाहे जो भी हो, जड़त्विक जड़ता बोलता होगा। अगला देखिए 433 नंबर। ना रहेगा तो कुछ नहीं होगा, जड़त्व के कारण होवे करता है। देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कॉपी के ऊपर कॉपी रहा, मान लेते हैं 10 कॉपी, आपको नीचे हल्का से चौथा का कॉपी खींचना है, खींच दें तो सब खिंचा जाता है कि ना ऊपर हम बोला। ऐसे थोड़ी देखिए सिर्फ चौथे खिंचाता है। तो ऐसे हालांकि दो के कारण होता है, एक तो जड़त्व के कारण क्योंकि वो रेस्ट में पहले से है, अब जब खींचते हैं तो रेस्ट में रहना चाहता है ना। जड़त्व ये तो बोलता है जो जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहना चाहता है। तो हर एक किताब क्या रहता है पहले से रेस्ट पे रहता है, अस्थिर रहता है। उसको जब खींचते हैं तो क्या रहना चाहता है? अस्थिर रहना चाहता है, इसलिए कुछ कुछ वो भी खिंचा जाता है। और दूसरा है घर्षण के कारण, अगर घर्षण ही नहीं रहेगा तो कैसे खिंचा जाएगा, चाहे से क्या होगा। 433 नंबर देखिए, विचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं जड़त्व। अरे वही तो है, विचलित वस्तुओं के आराम में रहने। आराम में मतलब रहने मतलब क्या समझना है? रेस्ट पे रहना, हाँ, या समान वेग, जिस वेग से चल रहा है उसी वेग में चलना चाहता है तो जड़त्व हो जाएगा। 434 नंबर देखिए, किसी स्थिर वस्तु के अस्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील न रहने, हाँ, जड़त्व का लागू। 435 नंबर देखिए, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? उसके जूतों और ज़मीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनता है। बात तो खैर ये भी गलत नहीं है। अगला ऑप्शन देखिए, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, यही होगा। गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, सही है, गति में रहता है ना, गति में रहते चल रहा था आगे। अगला ऑप्शन देखिए सी, अस्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। वैसा ये भी तो सही है। चौथा ऑप्शन देखिए, वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है। अब बताइए बी और सी, हालांकि ये भी सही है लेकिन इससे रिलेट ना करता हो। बी और सी में ज़्यादा सही कौन है? समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। दूसरा है अस्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। बात तो खैर सही है, लेकिन उसके जो पहले वो भी सही है, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। देखिए आप अगर दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद भी अगर बोलो रुक, तो तुरंत तो रुकते नहीं हैं, थोड़ा देर तक और दौड़ ले चल जाते हैं। तो काहे दौड़ ले चल जाते हैं? गति के कारण दौड़ जाते हैं। तो सही कौन ज़्यादा हुआ? बी,
सही दोनों है, बी भी सही है सी भी है, लेकिन अब दौड़ते आ रहे हैं, दौड़ते चल भी जाते हैं, किसके कारण? तो गति के कारण। इसको जस्ट आप रिलेट कीजिए बस या ट्रेन से, जब आप नीचे उतरते हैं तो उसके साथ कहाँ लगे दौड़ते हैं? जो गति में है तो गति प्राप्त करने के लिए तो दौड़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जाके क्या होते हैं? रुकते हैं। सी में तो स्थिरता की जड़ जैसे कि रुकने के लिए उसको तो कुछ समय दौड़ना पड़ेगा ना सर, तब ना स्थिर हो पाएगा। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि गलत है तो वो भी सही है, लेकिन दोनों में से अच्छा कौन है? नहीं अच्छा है। पहले क्वेश्चन को देखिए, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? क्योंकि वो पहले से गति में है। अच्छा गति में है सर, तो स्थिर कब आएगा? स्थिरता जड़ से नहीं करा जाएगा, तो टाइम लगेगा ना सर स्थिर होने में। गति की जड़ता उससे आगे बढ़ाती है। देखिए अब समझ नहीं रहे हैं चीज़ को, जो क्वेश्चन के अनुसार है उसमें बोल रहे हैं। अभी ये थोड़ी ना बोले कि सी गलत है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? से दौड़ता ही जा रहा है, जीत गया, उसके बाद भी कहा लगे दौड़ते रहता है वो, तो गति के कारण दौड़ते रह जाता है। अब कारण ढूंढिए। अगला जो है वो कारण थोड़ी बता रहा है, अगला तो खाली बोल रहा है कि स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। तो बात तो सही है ही है, लेकिन वो दौड़ना कहाँ लगे जारी रखता है? क्योंकि वो गति में है, इसलिए वो दौड़ना चाहता है। तो यही तो बोल रहे थे कि सी भी गलत नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस को फुलफिल नहीं कर रहा। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है। मैंने दौड़ने की स्थिति में लाया था। हाँ, काहे लगे दौड़ रहा है? तो क्योंकि वो गति जड़त्व में था, तो इसलिए गति जड़त्व को मेंटेन रखना चाहता है। 436 नंबर देखिए, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो गैलीलियो ना है, ठीक है। तो उसके बाद न्यूटन है, और क्या? ऐसे तो गैलीलियो ही बताए थे, ऑप्शन ए में नहीं है तो फिर न्यूटन है। स्टीफन हॉकिंग आप लोग जानते हैं जी ना? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉर्ज डाल्टन, सबको तो जानवे करते हैं। स्टीफन हॉकिंग जानते हैं? हम ही लोग के ज़माना के हैं जी। हाँ, इसी ज़माने के साइंटिस्ट हैं। पूरा विकलांग है, पूरा शरीर पैरालाइज्ड है। खाली दिमाग चलता। एगो पिक्चर था जीरो, शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, तो उसमें जो अनुष्का शर्मा है शायद उसी के रोल में है, हाथ पैर कुछ काम नहीं करता उसमें। तो हमको लगता है उसी के साइंटिस्ट भी है। फिल्म फ्लॉप कर गया था। इंडिया में इसे फिल्म चलता है, यहाँ पे तो 2 गज से शुरू होना चाहिए, 2 गज पे ख़त्म होना चाहिए, वही से फिल्म चलता है। मारपीट होना चाहिए, रियलिस्टिक यहाँ को देखना चाहता है। आप सही बता रहे हैं। सचिन तेंदुलकर का देखिए, मैरी कॉम का देखिए, या महेंद्र सिंह धोनी का देखिए, ये सब का बायोपिक उतना ना चला हुआ जितना कि आलतू फालतू पिक्चर चल रहा था, जिसका कोई महत्व नहीं है। जैसे पुष्पा या और कुछ था, KGF, मतलब वर्चुअल चीज़ नहीं सब है। रियलिटी में तेंदुलकर, धोनी सब कुछ रियलिटी में है, उसका स्टोरी नहीं चल पा रहा है, मतलब देखे लगे तैयार नहीं था। हम लोग रियलिटी से दूर भागते हैं। आप लोग को बहुत बार बोले भी हैं, नहीं बोले हैं? इंडियन लोग रियलिटी से बहुत दूर भागता है। कल ही लगता है इसके बारे में बता रहे थे ना, कि वो सर थे, उनको गरीले था, चाइना के बारे में। नहीं, यूट्यूब पे डालेंगे ना, इसलिए सर का नाम बोले नहीं। हम लोग रियलिटी से बहुत दूर रहते हैं, हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं। हम इसलिए बोले ना स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में कि मतलब भगवान को देखिए, बहुत सारा साइंटिस्ट के बारे में ऐसा चीज़ हम जानते हैं। एक कोई पिक्चर का डायलॉग है कि कोई डायलॉग हमको याद नहीं, बट टूटा फूटा चीज़ वैसे ही बोलते हैं। मतलब किसी भी आदमी को सब चीज़ नहीं मिलता है, अधूरा ही रहता है हर एक आदमी। मतलब ये मिला तो वो गए, वो मिला तो वो गए, ऐसे मानते हैं कि नहीं? तो इनके मामले में भी चीज़ देखिए, मतलब इतना टैलेंटेड तो हैं स्टीफन हॉकिंग्स, लेकिन पूरा शरीर पैरालाइज्ड है। जिस तरह से हम लोग दौड़ते कूदते हैं, ये वो कर नहीं सकते। तो ये बोले कि हर एक आदमी अधूरा ही है। तो वही बोल रहे हैं कि हम लोग दौड़ कूद सकते हैं, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगा सकते। उनके पास उतना दिमाग है, लेकिन दौड़ नहीं सकते।
तो हमको सिर्फ ये लगता है ना भगवान से ने जैसे हमको पटरी बैठता नहीं है, तो यही सब चीज़ सोच के कि मतलब काहे उतना टैलेंट देता है जब तुमको पैरालाइज करना है। बहुत सारे के देखिए, एक वशिष्ठ नारायण नाम के मैथमेटिशियन थे, आप लोग जानते हैं, बिहार स्टेट के हाजीपुर तरफ के हैं। तो वही पागल हो गए थे, बहुत जवानी में पागल हो गए थे। रामानुजम इस सब को देख लिए। हमको लगता है भगवान काले को उसे उतना टैलेंट देता है जब पगला ही के रहता था, है ना जी। और जो पागल आदमी है उसको जिंदा रखता है। तो अजीब सा चीज़ है, जिसमें जितना टैलेंट उसको उतना ही तकलीफ में रखता है। और जो दुनिया में जिसको रिलेटिव में बोलना चाहिए कि धरती के बोझ है, उसको जिंदा रखता है। जैसे बहुत सारा देखिए, खैर हम न कमेंट करेंगे। अगला देखिए 437 नंबर। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल के कारण होता है, कौन सा बल के कारण होता है? ये सब फील किए हैं जब तेज़ी से बस या कोई भी चीज़ मुड़े। ट्रेन तो खैर मुड़ता नहीं है, बस कार ये सब जो भी हो, अगर सर्कुलर पाथ पे तेज़ी से मुड़ता तो क्या होता है? ऐसा लगता है बाहर पे कल चल जाएंगे। अगर सपोर्ट ना रहे तो बाहर सच में फेंकाइए जाइएगा। या कभी बस उस पर ऊपर चढ़े हैं जिस, हाँ, छतवा पे कभी स्टाइल मारे हैं ऊपर छत पे। हाँ, एक नहीं होता है कैरियर पकड़ने वाला बिना कैरियर के, उसको बाद देखिए इधर उधर लहरियाँ मार के तुरंत बाहर रोड के बाहर। तो किस बल के कारण होता है? जो पहला ऑप्शन है अप केंद्रीय बल, दूसरा है जड़त्व, तीसरा है अभिकेंद्रीय बल और चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। अभिकेंद्रीय बल तो केंद्र की ओर होता है, उसको बोलते हैं ना सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो ऑप्शन बताइए कौन सा होगा? ए बी सी डी। ए सब ए में है, किताब में ना है। 437 437 बी जड़त्व। किताब के बारे में बोल रहे हैं जी, ऐसे होगा तो ए। या आप लोग बताइए, आप लोग की सोच से बी। क्वेश्चन को पढ़िए और आप शूट कीजिए कि ऑप्शन बी होगा। एक्सप्लेन कीजिए कैसे। जब एक कार पूरा सेंटेंस पढ़ देते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। जब एक कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल जड़त्व के कारण होता है। सही कि गलत है? यह बल जड़त्व के कारण होता है। भाई साहब, जड़त्व के कारण कोई बल नहीं होता है। बल तो जड़त्व को भाड़ता है। नहीं, बल लगाते हैं तो जड़त्व को क्या करते हैं? खराब करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई आदमी आराम से बैठल है, ठीक है, बैठल रहेगा, हम जब उसको जाके ढकेले तो उसको डिस्टर्ब कर दिए, तो बल क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। बल क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। और ये कुछ बोल रहा है कि यह बल जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व के कारण कोई बल थोड़ी होता है। जड़त्व के कारण कोई बल नहीं होता। या हमको जो बोलना था बोल दिया, आप लोग कुछ बोलना तो बोलिए। जड़त्व नहीं होगा। सेंट्रीफ्यूगल के कारण ही होता है। एक्सेलरेशन अंदर की ओर काम करता है, सूडो फोर्स बाहर की ओर काम करता है। यहाँ पे सूडो फोर्स को ही बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर ढकेल देता है। केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय मतलब कुछ होता है। अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की ओर। अपकेंद्रीय मतलब केंद्र से बाहर की ओर। ऐसे देखिए, साइकिल जब चलाते हैं तब जैसे ऐसे टर्निंग ले रहे हैं तो इधर की ओर मुड़ते हैं कि उधर की ओर मुड़ते हैं? इधर की ओर। तो जैसे टर्निंग ऐसे हुआ तो इस ओर झुकाते हैं। अगर टर्निंग ऐसे लेना तो उस ओर झुकाते हैं। जड़त्व थोड़ी झुकाते तो हम लोग हैं ना, तो हम लोग बल लगा रहे हैं, जड़त्व थोड़ी लगा रहा है। तो कौन बल हुआ? अपकेंद्रीय बल। नहीं, आप जो लगाना है वो अभिकेंद्रीय बल। जैसे इधर झुकाए तो आप तो अभिकेंद्रीय बल लगाए। आपको जो डर रहता है कि हम उधर फेंका ना जाए, तो आपको डराता कौन है? अपकेंद्रीय बल। इसलिए उससे बचाने के लिए आप किधर झुकाते हैं? अंदर की ओर। और उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। जो आप करते हैं अभिकेंद्रीय बल, जो आप पे हो रहा है उसका नाम होता है अपकेंद्रीय बल। जैसे बस उसमें देखिए ना भाई, तो आगे पीछे गिरते फिरते हैं, किसके कारण? सूडो फोर्स के कारण गिरते हैं। थोड़ा सा बताते हैं।
जैसे अभी खड़ा है बस में, मान लेते हैं कि बस में खड़ा है, अब से स्पीड अभी कितना है 0। अब जब अचानक से चलाना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, 0 से अचानक से स्पीड बढ़ेगा 10-20 होगा ना। 0 से अचानक 10-20 जब जाएगा तो त्वरण हुआ कि मंदन हुआ, तो स्पीड बढ़ ना गया। स्पीड बढ़ने को क्या बोलते हैं, त्वरण। तो त्वरण आ गया। और स्यूडो फोर्स काम करता है त्वरण के विपरीत। तो त्वरण किधर काम कर रहा है, आगे की ओर। जैसे एक्सीलेटर दिया गया है, कुछ भी किया गया है तो हम किधर गए हैं, आगे की ओर। जो त्वरण है आगे की ओर गया है, तो स्यूडो फोर्स किधर लगा, पीछे की ओर। तो देखिए जब खड़े रहते हैं बस में या बैठे हुए रहते हैं, अचानक से बस चलना स्टार्ट हो जाता है तो आदमी किधर झुकता है, आगे कि पीछे, पीछे। तो स्यूडो फोर्स किधर काम करता है, पीछे। हमेशा त्वरण के विपरीत काम करता है। तो ऐसे चल रहा है तो त्वरण किधर काम करता है, केंद्र की ओर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब केंद्र की ओर त्वरण है तो स्यूडो फोर्स किधर काम करेगा, जस्ट विपरीत में काम करता है, इसलिए बार बार फेंका जाते हैं। ये सब ऐसे तो जैसे देखिए आशीष लगता है बोल रहे थे कि झुकाते कहाँ हो, तो अपने से झुक जाता है मोड़ उड़ पे। जैसे मोड़ उड़ हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि झुकाते कहाँ। जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें नहीं बोले थे अपने से झुक जाता है। तो एग्जाम्पल क्या दिए थे कि रात को तुम्हें कोई अनजान सड़क पे जाइए, देखिए कि फेंकाता आदमी के ना। ऐसा होता है ना, जैसे ऐसे जा रहे हैं, तेज़ी में जा रहे हैं, अचानक से मोड़ आ गया, मोड़िएगा पता चलेगा कि साइकिल सहित बाहर है रोड से बाहर। और नॉन रास्ता पे क्या होता है कि आपको पता है कि कहीं गड्ढा कहीं कुछ ही है, पहले ही से पता होता है। हाँ तो वही बोल रहे हैं, एक्सीडेंट ये सब ज़्यादा होता है अननोन रास्ता पे, जहाँ के बारे में आपको नहीं पता है। अब जहाँ से आप डेली अप डाउन करिए ना तो आपको सब कुछ पता है ना, अरे कहाँ पे गड्ढा है, कितना गड्ढा है, उड्ढा है, सब कुछ पता होता है। इस चीज़ को हम फील किए थे जो अभी बोले, कहीं रिजर्व में गए थे ना, बस से गए थे, तो जो ड्राइवर था वो क्या उसको बोलते हैं, मंझा ना बोलते हैं, बहुत अच्छा, क्या बहुत टैलेंटेड ऐसे समझो, और क्या बहुत टैलेंटेड ड्राइवर था, ठीक है। तो बराती में गए थे लगता से पूरा तरफ, तो उधर जब गया ना इधर के ड्राइवर, तो उधर वाला जो बस था इससे बहुत आगे निकल रहा था। तो बोले क्या, हमें बोले कि ऐसे कहाँ चला रहे हो, तो बोले हम नहीं बोले थे, कोई और था, इस सब बस वो आगे हो रहा है ना, ऐसे होता है, सब आगे जा रहे तो ऐसे ही चला रहा है। तो ये बोले वही जो आदमी था ना, बोले कि गमल नहीं रास्ता आगे दे, और सब कुछ पता है कि करने उड्डा है, करने गड्ढा है, करने कुछ ही है, हमारा थोड़ी पता है। तो बराती रात में ना जाता है, उस समय रोड वो जो था ना वो बन रहा था, तो बनने वक्त क्या होता है, कहीं कहीं पूरा चिकना रहता है, कहीं कहीं क्या होता है खराब। तो जो उधर के है उसको तो पता है ना कि करने कुछ है, और जो अनजान उसको थोड़ी ना पता कि कितना दूर सही मिलेगा, कितना दूर खराब मिलेगा, तो आराम आराम से चलाता है कहीं गिर कर ना जाए। वो लाइन समझ में आ रहा है ना, ठीक। अगला देखिए 438। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है। प्रथम नियम को, हालांकि यहाँ पे जड़त्व दिया हुआ है तो जड़त्व हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, क्योंकि पहला नियम को ही तो और भी बोला जाता है जड़त्व का नियम। 439 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। जड़त्व का अधिकतम मान द्रव्यमान पर डिपेंड करता है ना, जिसका ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा उसका जड़त्व क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। बंद कीजिए तो